नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हम लाते हैं ताकि आपको सिखा सके कि कैसे आप बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करके अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो योर मनी आपको ना सिर्फ ये बताता है कि कहां और कैसे शुरुआत करें, बल्कि आपकी शुरुआत को बेहतर भी बनाता है। आज आपके तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए भी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। तो नोट कर लीजिए किस तरीके से आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और साथ ही इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारा ये शो लाइव जा रहा है फेसबुक, ट्विटर पर, वहां जाकर आप अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही अपने सवाल भी वहां पर पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर, और ईमेल तो है ही yourmoney@nw18.com। तो ये है तरीका योर मनी से जुड़ने का, अपने सवाल भेजने का। और आज हमारे साथ फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स की प्रवीण वाजपेयी मौजूद हैं। प्रवीण नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो लेंगे, लेकिन आज म्यूचुअल फंड एग्जिट स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में सही समय पर निवेश करना जरूरी होता है, और उससे ज्यादा जरूरी होता है कि आप सही समय पे एग्जिट करें। तो इसके बारे में प्रवीण से मैथमेटिक्स समझते हैं कि क्या है ये एग्जिट और एंट्री का मैथ्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ। तो बताइए प्रवीण। नमस्कार दीपाली, बिल्कुल आपने ठीक बोला। आई थिंक एग्जिट स्ट्रैटेजी एक थोड़ा अंडर डिस्कस टॉपिक है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी चाहिए, पर आपको उन इन्वेस्टमेंट से निकलना कब है, आई थिंक उसकी हम लोग डिस्कशन कम करते हैं। एंड मैं यहाँ पे 4 सिचुएशंस डिस्कस करना चाहूंगी जब इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करें। इसकी जो फर्स्ट आई थिंक एक सिचुएशन है जहां पे इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए कि अपने एसआईपीज को कम कर दें, स्टॉप कर दें और अपने इन्वेस्टमेंट से निकले जब वो अपने फाइनेंशियल गोल्स के बहुत करीब हों। मान लीजिए कि किसी ने अपने बच्चे की एजुकेशन के पैसा डाला है, कॉलेज जाने में 2 साल है, बच्चा 11वीं क्लास में है। ऐसे में दीपाली जरूरी है कि क्योंकि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब है, वो अपना एक शिफ्ट शुरू कर दें। एकदम से एग्जिट नहीं, शिफ्टिंग फ्रॉम इक्विटी टू डेट, एक शिफ्ट शुरू करें जिससे उनका जो रिस्क है, अगर किसी मार्केट में एकदम से गिरावट आती है उससे वो बचते हैं। तो यानी कि आपके जब आप लक्ष्य को आप उससे 2 या 3 साल दूर है, तब आप अपनी एक शिफ्टिंग शुरू करिए एंड अपने जो प्रॉफिट्स है उनको कंसोलिडेट करिए। तो जो फर्स्ट हमारा रीजन है टू एग्जिट एन इन्वेस्टमेंट, वो हो गया जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब हैं। सेकंड आई थिंक जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जब हम एक इन्वेस्टमेंट से एग्जिट सोच सकते हैं, वो है हमारी जो एक एसेट एलोकेशन की हम अक्सर बात करते हैं। एसेट एलोकेशन को अगर हमें रीबैलेंस करने की जरूरत पड़े, मान लीजिए कि इक्विटी में बहुत तेजी हमने देखी है और किसी इन्वेस्टर का जो रिस्क प्रोफाइल है वो उन्होंने 60% इक्विटी और 40% डेट के हिसाब से रखा था, और अब उनका जो इक्विटी का एलोकेशन है वो बढ़ के 65 या 70 पहुंच गया है। ऐसे में भी दीपाली समझदारी इसी में है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अब इक्विटी को थोड़ा एग्जिट करेंगे एंड डेट पे अगेन इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज उसका एलोकेशन बढ़ चुका है और डेट का एलोकेशन कम हो गया है। तो ये एक हमारी सेकंड सिचुएशन होती है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टर की खुद की रिस्क प्रोफाइल में कोई फर्क है, तब भी वो अपने इन्वेस्टमेंट्स का एग्जिट और एंट्री उस हिसाब से टाइम कर सकते हैं। थर्ड एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज जब इन्वेस्टर्स अक्सर हमें भी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने इस स्कीम में निवेश किया था, मेरा प्रॉफिट है, क्या मैं निकल जाऊं। कई बार इन्वेस्टर्स बिना किसी बहुत एक गोल को लिंक बिना किए इन्वेस्ट करते हैं और उनका मकसद होता है कि थोड़े वो पैसे बनाएं और कुछ प्रॉफिट जनरेट करें। एंड कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं मार्केट में जब बहुत यूफोरिया होता है, ये एक अच्छा टाइम होता है जब आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड तब आप अपने स्टॉक्स या स्कीम्स में से एग्जिट कर सकते हैं जब आपको लगता है कि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच हो रहे हैं और शायद मार्केट भाग रही है और हमारे पास रीजंस कम पड़ रहे हैं कि मार्केट क्यों भाग रही है। तो ये भी एक अच्छा टाइम होता है टू डू योर प्रॉफिट बुकिंग। ज्यादा नहीं तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड फोर्थ एंड अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन इज कि अगर किसी स्कीम के बेसिक डायनेमिक्स में कोई फर्क आता है, क्योंकि जैसे हमने दीपाली देखा पीछे, जैसे L&T एंड HSBC का एक हमने देखा कि उन्हें टेक ओवर किया है, उससे पहले हमने प्रिंसिपल को देखा एंड सुंदरम का एक मर्जर देखा। ऐसे में कुछ स्कीम्स के मैंडेट में चेंज आ सकता है, और अगर वो मैंडेट चेंज इन्वेस्टर्स की रिस्क प्रोफाइल और उनके गोल के हिसाब से सही नहीं बैठता, तब भी उस इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा एक जो अंडर परफॉर्मेंस रहती है स्कीम की, अगर वो लगातार कुछ क्वार्टर्स में चल रही हो, तो भी इन्वेस्टर्स एग्जिट का सोच सकते हैं।
ओके, तो तमाम इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं प्रबलीन के द्वारा। किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या 4 सिचुएशंस हो सकती हैं और उसके बेसिस पे क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। तो जिस तरीके से हम कहते हैं कि एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, एग्जिट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। लेकिन चलिए, अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है आपको या कुछ गणित आपको समझ में नहीं आया या कोई सवाल मन में आ रहा है, तो अपने क्वेश्चंस आप योर मनी में भेज सकते हैं ही, ना ही सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बट जानकारी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अब पहले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। विनय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। विनय जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। हेलो, थैंक यू शो में अपना क्वेश्चन भेजने के लिए, बताइए। जी मैम, मैंने एक दिसंबर से, आई एम ए रिटायर्ड ऑफिसर, अभी मैंने दिसंबर में शिप शुरू किया है और ओके 50,000 रुपीज पर मंथ में सेव करना चाहता हूँ डिफरेंट शिप्स में। ओके, तो आपने 50,000 की SIPs शुरू की हैं। फंड्स की डिटेल्स तो हैं मेरे पास। आप कोई टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, कोई गोल लेके चल रहे हैं, बताइए। कीपिंग इन व्यू द एज फैक्टर, 5 साल का टारगेट है जी मेरा। ठीक है, 5 इयर्स के होराइजन से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर प्रबलीन इनका पोर्टफोलियो आप देखेंगी तो काफी सारे फंड्स इन्होंने रखे हैं। मतलब 50,000 की SIP तो चलिए एक अच्छा अमाउंट एक डाल रहे हैं, बट बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें कैटेगरीज, फंड हाउसेस और साथ ही साथ सेक्टोरल फंड्स का डुप्लीकेशन भी है। आदित्य बिरला का डिजिटल इंडिया, ICICI प्रू टेक, SBI टेक, टाटा डिजिटल, सिमिलरली PGIM इंडिया मिड कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है। तो काफी सारा डुप्लीकेशन दिख रहा है। बाकी आप बताइए, पहली चीज तो इनका पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने हैं इफ नेसेसरी, और 5 इयर्स में कितना कॉर्पस से एक्यूमुलेट कर सकेंगे। जी, पहले तो विनय जी को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी बिकॉज 64 इयर्स में ये बहुत अच्छा एक इक्विटी को एक्सपोजर ले रहे हैं, विच इज गुड बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि एज के साथ लोग काफी रिस्क एवर्स हो जाते हैं। और जो विनय जी ने अपना पोर्टफोलियो भेजा है वो भी मैं बोलूंगी एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो बना के भेजा है। सबसे पहले तो मैं पोर्टफोलियो पे ये बोलना चाहूंगी कि विनय जी, आपने 20,000 रुपीज जो 50,000 में से यानी कि 40% सेक्टोरल फंड्स की तरफ एलोकेट किया है, और वो भी वो सेम ही सेक्टर है, पूरा टेक्नोलॉजी। तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुनासिब नहीं है, ये आप मत करिए। आप अपना सेक्टोरल एलोकेशन एक 10% से ज्यादा मत रखिए। आप इन चारों में से एक को कंटिन्यू कर लीजिए। आप चाहे SBI को कंटिन्यू कर लीजिए, सारे ही अच्छे फंड हैं, इनमें से एक को कंटिन्यू करिए। और अगर आपको टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर लेना है तो एक और 10% का आप एक्सपोजर US टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को ले लीजिए थ्रू नास्डैक। तो उससे आपका जो सेक्टोरल एलोकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा और पोर्टफोलियो को हम कंडेंस करेंगे। क्वांट के आपने 3 फंड उठाए हैं, उनमें से आप प्लीज एक ही को कंटिन्यू करिए। आप लार्ज एंड मिड को रख लीजिए, फ्लेक्सी कैप एंड फोकस्ड को आप मत कंटिन्यू करिए। 65 to 70% का इसमें ओवरलैप है पोर्टफोलियो में। उसके अलावा एक लार्ज कैप एक्टिव फंड की जगह आप एक पैसिव फंड उठा सकते हैं लार्ज कैप के लिए, कैनरा का ब्लू चिप की जगह। एंड उसके अलावा जो आपका पराग पारिक है, PGIM है, और एक स्मॉल कैप आपने फंड उठाया है, वो ठीक है। पर अगर आपने पहले इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है तो आई एम श्योर आप समझते हैं इक्विटीज का मूवमेंट। अगर नहीं किया है तो 5 इयर्स में आपने एक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस दी हैं जो काफी हाई हैं, 18 से 20%। मैं बोलूंगी कि आप उसको भी प्लीज थोड़ा सा 10 to 11% लेके चलिए। और जो हमारी ग्रोथ है वो नॉन लीनियर होगी, एक लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। आप करीबन 41 लाख जमा कर लेंगे अगर हम एक 11% तक का रिटर्न लेके चले। और अगर आप 18% पा लेते हैं, जो मैं बोलूंगी बहुत हायर साइड पे है, तो आप अराउंड 48 लाख जमा कर लेंगे, बिकॉज हमारा टाइम होराइजन यहाँ कम है, 5 साल का ही है। ओके, चलिए, तो ये आपको सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और उसके हिसाब से आप नेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं। जो डुप्लीकेशन हो रहा है उसको कम करने की कोशिश की है प्रबलीन ने, बाकी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगले कॉलर से बात करेंगे। अजय शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैम।
जी नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ मैम, मैंने 3 सीट में इन्वेस्टमेंट किया है। 10-10 हजार रुपया सितंबर मंथ से स्टार्ट किया है। एक ओके। पराग पारिक फ्लेक्सी ग्रोथ और फंड कौन सी में 10,000, एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ में 10,000 और क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ में 10,000 रुपया। और हमारा गोल है 14 ईयर्स में 2 करोड़ रुपीस। 2 करोड़ रुपीस का टारगेट है। फंड्स आपके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, क्वांट मिड कैप। 14 इयर्स में आपने लक्ष्य एक बार रिपीट करेंगे अपना, क्या बताया आपने? 14 इयर्स में 2 करोड़। हाँ, माय गोल इज 2 करोड़ इन 14 ईयर। तो तो छोटा सा पोर्टफोलियो है। एसआईपी अमाउंट तो डिसेंट है, लेकिन सिर्फ 3 ही फंड्स के लिए इन्होंने रखा। ये बताइए क्या सजेशन इनके लिए। जी दीपाली, अच्छा है। 3 फंड्स हैं, एक फ्लेक्सी कैप है, एक लार्ज है, एक मिड है। फ्लेक्सी कैप जो है वो भी थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड ही है, पराग पारिक, और हल्का उनको बाहर का एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो चॉइस ऑफ फंड्स ठीक है, पर अगर मैं 11% के रिटर्न्स कैलकुलेशन करूंगी तो अराउंड 1.2 करोड़ का कॉर्पस जमा हो पाएगा हमारे पास। और अगर अभी हम एक कांस्टेंट एसआईपी लेके चलते हैं तो करीबन 50,000 की एसआईपी करने की जरूरत होगी इस लक्ष्य को पाने के लिए। इसका एक ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि वो इस 30,000 की जो अपनी एसआईपी है, इसमें सालाना एक 10% का जो है वो इजाफा करें। यानी कि इस साल अगर वो 30,000 की मंथली कर रहे हैं तो अगले साल 33,000 की मंथली एसआईपी कर लें। और उस तरीके से भी धीरे धीरे इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट के जरिए भी वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे, अगर एक साथ 50,000 पर मंथ अभी नहीं डाल सकते हैं। सारे फंड्स उनके एक्टिव हैं, तो अगर अपनी एलोकेशन इंक्रीज करेंगे या जैसे अपने गोल को पाने के लिए, वहां पे फिर मैं सजेशन दूंगी कि एक स्मॉल कैप फंड ऐड कर सकते हैं। और अगर वो एक लार्ज मिड कैप को ऐड करेंगे तो वहां एक पैसिव स्ट्रैटेजी को चुन सकते हैं। पर 2 और फंड से ज्यादा ओवरऑल ऐड ना करें, पोर्टफोलियो उनका ठीक है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपको कुछ फंड्स और ऐड करने चाहिए। एक स्मॉल कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं, प्लस 50,000 के आसपास के एसआईपी करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। यश गोयल है हमारे साथ। यश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। यश अपना सवाल पूछिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हेलो हेलो जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। जी गुड इवनिंग मैम। मेरा 3 फंड्स में 2000 ईच की एसआईपी हैं। कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड एंड मिराई एसेट फोकस फंड। एंड माय टारगेट इज 1 to 1.5 CR इन 10 to 12 years। ओके, तो आपके पास कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी, कोटक स्मॉल कैप, मिराई एसेट फोकस फंड 6,000 ईच। आप कब से एसआईपी कर रहे हैं ये? जी मैम 1.5 years। ओके, तो अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.25 लाख के आसपास की है। 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। बताइए प्रबली इनके लिए सजेशंस। हाँ जी, यश जी अभी 6,000 की एसआईपी कर रहे हैं दीपाली, जो थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी होगी अपने लक्ष्य को पाने में। इसके साथ उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। करीबन 18 लाख की वो 18 लाख अपनी एसआईपी से, और जो उनका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है करीबन 22 लाख उनका जमा हो सकता है। 11% के रिटर्न पे हम लेके चले। अगर सेम एसआईपी रखते हैं तो 32% के रिटर्न्स की जरूरत होगी, जो मेरे ख्याल से बहुत ही एक अनरियलिस्टिक फिगर होगा। इसलिए उनको अपनी एसआईपी का इंक्रीज करने की जरूरत है अमाउंट। अगर हम कांस्टेंट लेके चले तो इनको 32,000 रुपए महीने की एसआईपी करनी होगी इस लक्ष्य को पाने के लिए। वरना वो एक 20,000 रुपए की एसआईपी से अभी शुरुआत कर सकते हैं, और हर साल अगेन उसको एक 10% से इंक्रीज कर सकते हैं। अगले साल 22,000 रुपए, फिर उसके अगले साल 24,000 रुपए। पोर्टफोलियो थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे एक मिड कैप फंड को मैं ऐड करने की सलाह दूंगी। ओके, तो एक मिड कैप फंड आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। आपको एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। 6,000 के आसपास की सिर्फ एसआईपी कर रहे हैं, 32,000 की करेंगे तो 12 साल में लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो एक काम कीजिए, धीरे धीरे आप अपनी एलोकेशन को इंक्रीज कीजिए। कोशिश कीजिए जितना कर सकें, एटलीस्ट गोल के नजदीक तो पहुंचेंगे। तो ये सजेशन है आपके लिए आपके क्वेश्चन पर। चलिए एक सवाल और लेंगे। और एक सवाल हमें महादेव ने भेजा है महाराष्ट्र से ईमेल के थ्रू। 21 साल इनकी उम्र है, फिलहाल 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं
और जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है। फिलहाल इनके पास मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 200 मोमेंटम फंड है, एक्सिस फ्लेक्सी कैप है 2000 और एक्सिस मिड कैप है 1000। टोटल इन्वेस्टमेंट 5000 की, इनका टारगेट है 10 इयर्स में 15 लाख का। तो बताइए इनके 3 फंड्स कैसे हैं, प्लस 15 लाख 10 इयर्स में एक्यूमुलेट कर सकेंगे क्या इस इन्वेस्टमेंट से? दीपाली, इनके फंड्स ठीक है। इनने एक मिड कैप चुना है, एक पैसिव फंड है जो बेसिकली लार्ज कैप है, पर उनका फ्लेक्सी कैप फंड भी लार्ज कैप ओरिएंटेड ही है, तो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ इनका पोर्टफोलियो टिल्टेड है। पर इनने बड़ा रियलिस्टिक सा एक अपना टारगेट बनाया है, जिसमें अगर ये हर साल थोड़ा एक 250 से लेके 500 का इजाफा भी अपनी मंथली एसआईपी में कर लेंगे तो वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं बोलूंगी कि एक तो जब मार्केट में गिरावट हो तब अपने पोर्टफोलियो से मतलब बिल्कुल अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इनको कंटिन्यू रखना है। और अगर थोड़ी सी अपनी एसआईपी बढ़ाते हैं, जैसे 500 रुपए की अगर एसआईपी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तब वहां पे ये एक ऐसा फंड देख सकते हैं जहां पे इनको थोड़ा सा स्मॉल कैप की तरफ भी एलोकेशन मिलता है, बिकॉज इनका काफी लार्ज कैप कवर हो रहा है और मिड कैप साथ में कवर हो रहा है, स्मॉल कैप स्पेस में इनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज लेंगे। प्रवीण हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर लोकेश कुमार पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। लोकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, नमस्कार। मेरा सिप चलता है मैडम, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 3000 का, और एक्सिस ब्लू चिप फंड में 3000 का, और एक्सिस मिड कैप में 2000, और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में 2000, और एसबीआई स्मॉल कैप में 2000, एसबीआई कैप मल्टी कैप में 2000 का। तो ये कैसा है, ये कब तक चलेगा, ठीक है या कुछ संशोधन करना पड़ेगा? 10 साल चला सकते हैं। तो एसबीआई 10 साल का आपका होराइजन, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंस, एसबीआई फोकस इक्विटी, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, और इन फंड्स में ये एसआईपी कर रहे हैं टोटल 15,000 के आसपास के। 10 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे ये जानना चाहते हैं, प्लस पोर्टफोलियो कैसा है इस पर भी राय। तो बताइए प्रवीण, क्या सजेशंस? जी, लोकेश जी ने सारी कैटेगरीज जो ब्रॉडली है कवर कर ली है, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, लार्ज मिड, फोकस्ड और मिड कैप, तो ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। और फंड्स भी दीपाली इनके अच्छे हैं सारे, तो मैं कोई फंड्स में ज्यादा चेंज नहीं सजेस्ट करूंगी। 11% का अगर हम रिटर्न लेके चले तो एक करीबन 33 से 35 लाख का ये अपना कॉर्पस जमा कर लेंगे 10 साल में। और जब हम इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से टाइम होराइजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर यही इन्वेस्टमेंट वो 15 साल रख पाएंगे तो सेम 11% के रिटर्न को भी अगर हम लेके चले तो करीबन 69 लाख जमा कर लेंगे, जो उससे काफी ज्यादा है। तो अगर लोकेश जी का कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट नहीं है 10 इयर्स में, तो मैं सलाह दूंगी कि थोड़ा और आप लंबा रख लीजिए। और वैसे हम 11% एक कंजर्वेटिव फिगर ही लेके चल रहे हैं। और अगर आगे चल के आप कोई इसमें बदलाव अगर आपके पास लगता है आप करना चाहेंगे, तो मेरा एक सजेशन होगा कि एक्सिस ब्लू चिप जो है लार्ज कैप एक्टिव फंड है, उसकी जगह आप एक इंडेक्स फंड चूज कर लीजिए जो निफ्टी 50 को आपको एक्सपोजर देगा। पर ऐड मत करिएगा, आपको उसको चेंज करना है, रिप्लेस कर लीजिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। फंड्स आपके सही हैं, इन्हीं में रहिए इन्वेस्टेड। और जो आपके फंड्स हैं, अगर इसमें एलोकेशन की बात की जाए तो अगर 10 साल का होराइजन लेकर चलते हैं तो 30-35 लाख रुपए आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे, और अगर 15 साल का होराइजन लेंगे तो लगभग 70 लाख कम से कम आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे इस पोर्टफोलियो से। ये एक टेंटेटिव रिटर्न्स होते हैं जो सजेस्ट किए जाते हैं। फिलहाल आपके फंड सही हैं और आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। पॉसिबल हो तो अपने, जो हम हर व्यूअर को कहते भी हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करते रहें, टॉप अप करते रहें अपने एसआईपी अमाउंट को। लेकिन चलिए अब पूछ लेते हैं प्रवीण के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो प्रवीण की चॉइसेस के साथ। तो बताइए प्रवीण, कौन से फंड्स पिक किए आपने?
जी विपाली, मेरी चॉइसेस सेम ही है एक्चुअली लास्ट टाइम वाली। मेरा मिड कैप में सजेशन है कोटक इक्विटी, जो इमर्जिंग इक्विटी फंड है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है मिड कैप स्पेस का, इट्स एन एक्टिव फंड। सेकंड मेरी चॉइस है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, जो मेरे ख्याल से अगेन एक काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, पुराना फंड है और अक्रॉस मार्केट कैप आपको एलोकेशन देता है, एंड आर श्रीनिवासन जी इसको मैनेज करते हैं। और दो मेरे पैसिव फंड्स का यहाँ पे सजेशन है, एक है एडेलवाइस का इक्विटी जो 250 लार्ज एंड मिड कैप को एक्सपोजर देता है। इससे हमारा 86% मार्केट कैप दीपाली कवर हो जाता है और ये एक अच्छा एडिशन हो सकता है जिनका पूरा एक्टिव फंड्स का एक्सपोजर है, उनके लिए एक लार्ज और मिड कैप दोनों को ये पैसिव एक्सपोजर देगा। और मेरे ख्याल से एक यूएस की मार्केट इस टाइम पे बहुत बैडली बीटन डाउन है, तो मुझे लगता है कि छोटा इंक्रीमेंटल एक्सपोजर टुवर्ड्स नैस्डैक 100 लिया जा सकता है, बाहर की कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी और दूसरी कंपनियों को थ्रू है पैसिव स्ट्रेटजी इन नैस्डैक, और ये काफी 5-6 फंड हाउसेस के थ्रू अवेलेबल है इस टाइम पे। ओके चलिए, तो ये हैं फंड्स कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई फोकस, एडवाइस निफ्टी 250 लार्ज मिड इंडेक्स फंड और नेस्डेक का 100 ETF फंड, इन्हें आप चुन सकते हैं। शुक्रिया प्रबलीन शो में आने के लिए और अपने व्यूज देने के लिए, सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए और अपनी चॉइसेस बताने के लिए। इसी के साथ यौम मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।